वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास हमारी होने वाली है गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी को लेके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में चाहे डीएसएसबी के लिए पेपर हो, एमपी के लिए पेपर हो, राजस्थान के लिए हो या ईएसआईसी के लिए जो अब आपके अपकमिंग टाइम में फॉर्म फिलअप होने हैं, नॉरसेट के लिए हो, तो ये क्वेश्चन गायनिक के आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एमपी में पेपर हुआ था तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक ऐड कर दिए थे, तो इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। राजस्थान में अभी तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार पूछ लें। और आपके लिए आज एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है कि जो लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर्स बढ़ा दिए गए। जो 40 पेपर्स थे उन पेपर्स को 41 कर दिया है और प्राइजेस घटा दिए गए हैं। तो दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट है कि जो चार्जेस आपके पहले 400 थे, अभी हाल फिलहाल में उन चार्जेस को ड्रॉप आउट करके 300 किया गया है, जिसमें आपके 41 पेपर्स, जिसमें उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है 25 फरवरी को, वो पेपर भी ऐड कर दिया गया है। दूसरी चीज़, इन 41 पेपर्स के साथ में आपको 13 सीरीज़ अवेलेबल है, जो आपकी गायनेक, कम्युनिटी हेल्थ, फंडामेंटल बेस्ड सीरीज़ हैं। पर सीरीज़ 50 क्वेश्चंस हैं। और सबके लिए बम्पर ऑफर आज मेरी तरफ से ये है कि जो लोग डीएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2019 के बाद डीएसएसबी ने भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया, 2015 में हुआ, 13 में हुआ, तो डीएसएसबी के आपको सभी पेपर ओनली 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें आपके 400 प्लस पेज की पीडीएफ रहेगी, सभी सॉल्व्ड हैं, ऑफिशियल पेपर्स होंगे विथ आंसर कीज के। जो लोग एम्स के प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको भी बम्पर ऑफर है, 99 रुपीज़ में पूरे एम्स के पेपर जो कि अभी तक हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और आपको ऑफ़र कब तक रहेगा, 7 मार्च तक। लास्ट टाइम जब राजस्थान का पेपर था तब भी आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया था, इस बार भी। और जो लोग किसी भी रीज़न से पेपर्स नहीं ले पाएंगे, उनको पेपर्स चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग पेपर सीरीज़ लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करके लेना होगा। सभी CHO NHM 41 पेपर्स प्लस 13 सीरीज़, चार्जेस हैं 300, DSSB ओनली 99 एंड नॉरसेट प्लस एम्स के जो पेपर्स हैं 99 रुपीज़। जो भी लोग पेपर्स PDF लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के लिए, मतलब इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि फीटस कहाँ पर है, यूट्रस में है। अब फीटस गर्भाशय में है तो यहाँ पर आप उसको सभी मेथड्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फिर है फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैंपलिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फीटस की मॉनिटरिंग करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट हेल्पफुल रहेगा, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री भी आप कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रहेगा, ये आपके फीटल मॉनिटरिंग में इंक्लूडेड नहीं होंगे, बाकी सभी होंगे। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको बेबी की कंडीशन चेक करनी हो कि बेबी प्रॉपर तरीके से, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड फ्लो है, सभी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं नहीं, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाएगा, इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, फीटल पल्स ऑक्सीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फॉल्स लेबर पेन के साइन है। मतलब आपको ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि जो आपके लेबर पेन है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉपर आएंगे, और ये जनरली 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद आएंगे।
यदि टर्म प्रेगनेंसी हो गई और नॉर्मल है सभी चीज़ें तो दूसरा होगा यहाँ पर आप लेट लें, बैठ लें, खा पी लें, कुछ भी कर लें, आपके पेन नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, एक तरीके के फॉल्स लेबर पेन है। ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जब भी अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, कब? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ, थर्ड स्टेज होती है जो लेबर की, तीसरी स्टेज में अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। क्या है? तीसरी स्टेज में अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। तो यहाँ पर किस केस में अर्गोमेट्रिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? प्रीमी ग्रेविडा मदर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, या फिर नन ऑफ द अबव। किस केस में है जो अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन दे रहे हैं आप, यदि किस केस में आपको अवॉइड करना है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पीपीएच को मैनेज करने के लिए ऑक्सीटोसिन के साथ साथ अर्गोमेट्रिन भी दिया जाता है। लेकिन जब माँ को यदि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाता है। ऐसे केस में यूट्रस रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए ऐसे केस में क्या रहेगा, क्योंकि और ज़्यादा है जो बहुत हाई लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है और यूट्रस रप्चर हो सकती है, तो ऐसे केस में अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाएगा। अब यदि माँ प्रीमी ग्रेविडा है, मतलब यदि माँ है जो प्रीमी ग्रेविडा है, तो यहाँ पर इस प्रीमी ग्रेविडा मदर के लिए आप अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब 18 घंटे से लंबा हो गया ड्यूरेशन, यदि लेबर पेन के लिए 18 घंटे से ज़्यादा टाइम का जो समय है हो चुका है तब भी बच्चा नहीं हुआ है, तो उस केस में आप दे सकते हैं। लेकिन यदि माँ को सीवियर एक्लेम्सिया, दैट मीन्स बीपी हाई हो रहा है, प्रोटीन यूरिया है, स्वेलिंग है, हेडेक हो रहा, ब्लड विजन हो रहा है और सीवियर एक्लेम्सिया में फिट्स भी आ सकती हैं, तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम यदि बीपी की प्रॉब्लम है अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रीमी ग्रेविडा में दे सकते, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है तब भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि माँ को हाई ब्लड प्रेशर की और सीवियर एक्लेम्सिया की समस्या है तो ऐसे केस में आप अर्गोमेट्रिन अवॉइड। द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमारी नर्सिंग के हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप स्टेट लेवल पर दे रहे हो या सेंट्रल लेवल पर। माता के द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल क्या कहलाती है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन, क्या कहलाएगी ये? यहाँ पर यदि क्या है, माँ को अपने बच्चे की जो फीटल मूवमेंट है फील होती है जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कहना है कि 20 हफ्ते में माँ को अपने बच्चे की जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्विकनिंग। क्या कहलाएगा? क्विकनिंग। और यहाँ पर जो अदर साइन है जैसे कि गॉडेल साइन, क्या हो गया? गॉडेल साइन, हैगर साइन, तो ये सभी साइन है जो देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी में। जैसे हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, यूट्राइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन एंड सर्विक्स। चैडविक साइन है, यदि आपको पूछते हैं तो डार्क ब्लू पर्पलिश कलर का होना, किसका? वेजाइना का। हैगर्स जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, क्विकनिंग 4th मंथ या फिर हम ये कह सकते हैं 20 वीक्स में। और लेडिन साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस, जो जनरली 6 वीक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सभी साइन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन माँ के द्वारा जो बच्चे को फील करने वाला जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्विकनिंग। और क्विकनिंग के बाद आपको ड्यूरेशन पूछे तो वो होता है कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन, फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। फीटल टैकीकार्डिया सभी के कारण हो सकता है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है मैटरनल और फीटल एनीमिया, मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, फिर फीटल कॉम्प्रोमाइज़। किस केस में फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है? तो फीटल टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप होने के लिए जो सभी कंडीशन है, जैसे माँ और फीटस दोनों के लिए क्या होना? एनीमिया की कंडीशन होना, खून की कमी होना। मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, फीटल कंप्रोमाइज़ के कारण भी हो सकता है। लेकिन
सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में क्या है, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में बच्चा है जो यूट्रस में जो बेबी है उसको टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। टैकीकार्डिया का मतलब 160 और 180 से ज़्यादा फीटस की हार्ट रेट का जाना क्या कहलाएगा, फीटल टैकीकार्डिया। नॉर्मली होती है 140 to 160 के बीच की रेंज में, लेकिन इससे ज़्यादा जाती है तो ये कंडीशन कहलाई क्या, फीटल टैकीकार्डिया। सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में कंडीशन डेवलप नहीं होगी। बाकी यदि माँ है जो मैटरनल कीटोसिस की कंडीशन हुई हो, डिहाइड्रेशन हुआ हो या फिर एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन लेती हो तो ऐसे केस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसके, फीटल टैकीकार्डिया होने के। अगला क्वेश्चन है, फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि आपको फीटल ब्लड सैम्पलिंग के लिए जो फीटस का ब्लड सैंपल लेना है तो सभी केस में कौन से केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। किस केस में आप फीटल की जो ब्लड सैंपल आपको कलेक्ट करना है टेस्टिंग के लिए वो नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट है। तो यदि थिक मेकोनियम स्टैंड है तब कर सकते हैं क्योंकि इसमें उतना रिस्क नहीं होगा। और यहाँ पर यदि माँ HIV पॉजिटिव है, ध्यान रखें सबसे ज़्यादा HIV होने का रिस्क है जो अपकमिंग बेबी को कहाँ से रहेगा, या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर। तो यहाँ पर यदि माँ क्या है HIV पॉजिटिव है तब बच्चे का ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चे को इनकेस HIV नहीं भी है तो भी होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, HIV पॉजिटिव वुमेन के केस में आप है जो फीटल ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिफिलिस हो गया तो वैसे केस में भी आप नहीं करेंगे। HIV हो गया, गोनोरिया हो गया तो ऐसे केस में भी क्या है, जो तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, बच्चे को होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं जैसे कि डायफ्राम और डच कैप हो गया, इसके लिए कौन सी मेथड में कंसीडर किए जाएंगे, नेचुरल मेथड में, बैरियर मेथड में, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कि कैलेंडर मेथड में। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं जिनका MP के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, MP वालों के लिए, साथ ही साथ DHS एग्ज़ाम के लिए और ANM एग्ज़ाम के लिए। तो यदि फैमिली प्लानिंग मेथड में डायफ्राम, डच कैप और कॉन्डोम पूछा जाता है तो ये सभी क्या है, ये बैरियर मेथड। कौन सी मेथड, ये बैरियर मेथड। आपने सिलेबस देखा होगा कि उसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग से भी पूछे जाने हैं। फैमिली प्लानिंग मेजर्स में आपको या तो एक क्वेश्चन आता है आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का 1952 में जो आया था, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे चीप मेथड कौन सी है फैमिली प्लानिंग की, तो ये कॉन्डोम। तीसरा आता है इंडिया में सबसे ज़्यादा परमानेंट जो स्टरलाइजेशन मेथड है वो कौन कराती हैं, तो वो है वुमेन ट्यूबेक्टोमी। चौथा आता है कि आपको IUCD के जो यहाँ पर जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, मरेना आ सकता है, आपको प्रोगार्ड आ सकता है, डेपो प्रोवेरा आ सकता है, या फिर आपके लिए कॉपर T पूछा जा सकता है, ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं फैमिली प्लानिंग मेजर से एग्जाम में। ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग मेथड्स की जो अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसकी सेपरेट क्लास चैनल पर 2-3 क्लासेस अपडेट हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना और एक बार और आपको उस चीज़ को रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो यदि डायफ्राम, टच कैप, कॉन्डोम पूछे तो क्या है, मैकेनिकल और बैरियर मेथड। नेक्स्ट वन, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसके किसी भी रक्त स्राव को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बर्थ नहीं हुआ बच्चे का, वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा। और यदि ब्लीडिंग हो रही है तब एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव क्या कहलाएगा। कोई भी ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी
तो यहाँ पर एक कहलाएगा आपका क्या, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के लिए जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो क्या है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये एंटीपार्टम हेमरेज का एक रीज़न है। और दूसरा एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, टाइम के पहले ही प्लेसेंटा है जो यूट्राइन वॉल से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो रीज़न मेन होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। दूसरा है इंट्रापार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, डिलीवरी के टाइम पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो। और तीसरा है पोस्टपार्टम हेमरेज, आफ्टर डिलीवरी के बाद विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कहलाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक ही मेन रीज़न होता है, जो मेन प्राइमरी रीज़न होता है वो होता है टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर कोई भी ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, लेकिन बर्थ ऑफ द बेबी के, तो क्या है, वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सभी पहली स्टेज की जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर इफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या है जो यहाँ पर फीचर्स है फर्स्ट स्टेज के, सब हैं किसी एक को छोड़कर, सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सर्विक्स का इफास्टमेंट होना, सर्विक्स का इतना थिन होना कि विजिबल ही नहीं हो। गर्भाशय ग्रीवा को काटने का मतलब है यहाँ पर कि सर्विक्स रहे लेकिन इतनी थिन हो जाएगी स्ट्रेच होने के कारण कि वो विजिबल नहीं होगी, तो वो कहलाता है इफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, ये भी देखने को मिलेगा पहली स्टेज में, क्योंकि पहली स्टेज में क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और सर्विक्स पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। डिसेंट पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर प्लेसेंटा सेपरेट होता है, इसलिए सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग किस में देखने को मिलेगी, तीसरी स्टेज में, ना कि पहली स्टेज में। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। इफास्टमेंट होगा सर्विक्स में, मतलब सर्विक्स इतनी थिन होगी कि विजिबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, मिनिमल डिसेंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, अचानक से जो ब्लीडिंग हो रही है वो देखने को मिलती है तीसरी स्टेज में, क्योंकि ये जो साइन है ये है प्लेसेंटा के बाहर आने का साइन। तीसरी स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा, इसलिए। नेक्स्ट वन, क्राउनिंग अकर्स इन, क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्राउनिंग मतलब बेबी का जो हेड है विजिबल होने लगेगा, और ये देखने को मिलता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। ड्यूरिंग द क्राउनिंग यदि बेबी का जो हेड है क्या हो रहा है, बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है, तब एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एपिजियोटॉमी कब की जाती है, क्राउनिंग के टाइम पर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। The immunity and individual the immunity and individual develops after acquiring an infection is called, तो जो इम्यूनिटी आफ्टर द इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, या फिर हार्ड इम्यूनिटी, या फिर ऑल ऑफ दी अब क्या कहलाएगी इम्यूनिटी। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी कहलाएगी वो कौन सी इम्यूनिटी होगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। कोई भी इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होने के बाद डेवलप होती है तो क्या कहलाएगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई बार रिपीट भी हुआ है। यदि आपको कोई जो नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो आप क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर वैक्सीन्स लेके जानी है, तो उन वैक्सीन्स के लिए क्या है, उन वैक्सीन्स के लिए आप कैसे लेके जाएंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर वॉक इन फ्रीज़र, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर्स या फिर आइस पैक्स। कैसे लेके जाएंगे आप उनके लिए। तो यदि आप कुछ स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन कैरी करते हैं तो आप कैसे लेके जाएंगे, आपको लेके जाना होगा
किसमें, आउटरीच प्रोग्राम में, वैक्सीन कैरियर में। किसमें, वैक्सीन कैरियर में। आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन कैरियर में 6 से 7 और 8 है जो वायल रख लिए जाते हैं यदि आपको किसी भी प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तब। नेक्स्ट वन, द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो यदि बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है और उनमें पोषण संबंधी अंधेपन का जो मुख्य कारण है वो क्या होगा। पोषण संबंधी अंधेपन का मतलब न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस और खाने पीने में विटामिन ए की कमी होना, जिसके कारण बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आँखों का जो मेन विटामिन है वो क्या है, वो विटामिन ए। तो ऑप्शन है ज़ेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों में जो अंधेपन का मुख्य रीज़न होगा वो होगा ज़ेरोफ्थेल्मिया। क्या है, ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया में क्या होगी, आँखें ड्राई होंगी और जो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और यही इनके खाने पीने में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसके कारण होगा। तो क्या है वो, ज़ेरोफ्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रतौंधी, रात में दिखाई ना देना। नेक्स्ट इज द पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू इंजेशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया। तो जो पॉइजनिंग किसी लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, फूड पॉइजनिंग, वो क्या कहलाएगी, सॉरी सभी हैं किसी एक को छोड़कर। जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता। विषाक्तता का मतलब है जो पॉइजनिंग, सभी हैं किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पॉइजनिंग होती है, उसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल, साल्मोनेला। स्टेफाइलोकोकल ए भी एक बैक्टीरिया है। बॉटुलिज्म, क्या है, बॉटुलिज्म से भी फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग है जो आपका लिविंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं आएगा। केमिकल पॉइजनिंग का मतलब है कि कुछ भी, या तो आपने कुछ केमिकल्स में कुछ ऐसी मेडिकेशन ले ली या फिर साइनाइड ले लिया, तो वो सब आपका फूड पॉइजनिंग में नहीं आएगा, वो आएगा किसमें, केमिकल पॉइजनिंग में। वेरिसेला वैक्सीन है, तो जो वेरिसेला वैक्सीन है किस तरीके की वैक्सीन है, किल्ड, लाइव एटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। वैक्सीन जनरली 2 टाइप की होती हैं, कितनी, 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, जिनमें आती है लाइव और किल्ड वैक्सीन। लेकिन जो वेरिसेला वैक्सीन है, कौन सी वेरिसेला वैक्सीन है, वो कौन सी वैक्सीन है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट वाइज दी हुई हैं क्योंकि एग्जाम में आती हैं। लाइव वैक्सीन का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, लंबे टाइम तक के काम करने लायक रहती हैं आपकी बॉडी में एज़ कम्पेयर टू किल्ड के। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन में आती है आपकी BCG, टाइफॉइड, OPV, येलो फीवर, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। अब यहाँ पर पूछा है वेरिसेला, तो वेरिसेला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चिकन पॉक्स के लिए। फिर दूसरी आती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में जो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं इनका जो ड्यूरेशन है या फिर इनके काम करने का तरीका है एज़ कम्पेयर टू लाइफ के क्या है, कमज़ोर मानी जाती हैं। तो इसमें आपकी आएगी पर्ट्यूसिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस A, B, पोलियो की जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वो वाली आपकी आएगी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आएगी। टॉक्साइड की बात करें हम तो टिटनेस टॉक्साइड इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, ऑप्शन में है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल। तो ओरल दी जाने वाली 2 वैक्सीन है, ओनली जो ओरल है 2 वैक्सीन बस दी जाती हैं, जिनमें से एक क्या है रोटावायरस, जिसकी 5 बूंद दी जाती हैं 6, 10 और 14 वीक्स की एज में, और दूसरी है OPV वैक्सीन जो 0 डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन 5 साल की उम्र तक है जो दी जाती है। फिर इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली ओनली एक ही सिंगल वैक्सीन है, वो है बेसिलाई काल्मेटी ग्यूरिन वैक्सीन और BCG वैक्सीन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब बात आती है सबक्यूटेनियस की, तो सबक्यूटेनियस दी जाती है कौन सी, मीजल्स। कौन सी वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन 12 महीने की उम्र कंप्लीट करने के बाद, जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर इंट्रामस्कुलर। बच्चों में जो क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस B वैक्सीन हो गई, पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गई, ये इंट्रामस्कुलरली दी जाती हैं। तो इन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन को इन्फेंट में कौन सी मसल में इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो थी वास्टस लेटरलिस मसल्स। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आ भी चुका है कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चों में जो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाने वाली वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती हैं, तो वो है
कौन सी मसल्स में दी जाती हैं, तो वह वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन, द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, तो मीजल मम्स रूबेला आपने एमएमआर के फॉर्म में तीनों पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे इनक्यूबेटरी पीरियड पूछा है किसका, मम्स का। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 1 वीक, 1 से 2 हफ्ते, 2 से 4 हफ्ते, या फिर 5 से 8 हफ्ते। कितना है मम्स का जो इनक्यूबेटरी पीरियड है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो मम्स को कहा जाता है पैरोटाइटिस, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वो इसमें अफेक्ट होती है। जो पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर, ये आपकी अफेक्ट होगी। अब मम्स है यहाँ पर, तो मम्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जब पैरामिक्सोवायरस एंटर किया, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, पैरामिक्सोवायरस। जब ये पैरामिक्सोवायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आफ्टर दैट कितने दिनों के अंदर आपकी बॉडी साइन सिम्टम्स शो करती है, तो वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। अब यहाँ पर यदि मम्स का पॉजिटिव एजेंट पूछे तो ये वायरस के थ्रू फैलता है, पैरामिक्सोवायरस, जो कि रूबेला वायरस फैमिली का एक मेंबर है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होती है, जो आपके कान के यहाँ आगे की तरफ रहेगी, वो ग्लैंड इसमें मेनली अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर इसका इंक्यूबेटरी पीरियड क्या है, 2 से 4 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज, तो कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस आपको आती है, इन्फ्लुएंजा की आती है, गट की आती है, यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तब उसके लिए पूछी जाती है। एक्लेम्सिया में यदि प्रेगनेंसी में जो एक्लेम्सिया है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। तो जो एंटीवायरल ड्रग है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है वो कौन सी है, एसाइक्लोविर, ओसेल्टाम्बिर, इम्यूनोविर या फिर जिडोविडिन। तो कौन सी मेडिसिन है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वह ओसेल्टाम्बिर। कौन सी, ओसेल्टाम्बिर। नेक्स्ट इज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, वो सभी है किसी एक को छोड़कर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, पोलियो, इनमें सभी हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती हैं। वैक्सीन से इसको बचा भी सकते हैं होने से, लेकिन किसी एक को छोड़कर। पहली चीज़ दिमाग में रखें कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, ये दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकते हैं। मेनिंजाइटिस भी है जो इनकेस हो सकता है, लेकिन पोलियो है, जो पोलियो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा इसका वायरस, पोलियो वायरस, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा। लेकिन ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगी, तो होगा पोलियो, जो कि नहीं फैलता ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ये किसके थ्रू फैलेगा, फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज, तो इनमें से ब्लड बॉर्न डिसीज कौन सी है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई या फिर ऑल ऑफ दी अबव, कौन सी है इनमें से जो ब्लड बॉर्न डिसीज है। ब्लड बॉर्न का मतलब ब्लड से हो सकती है, तो हेपेटाइटिस ए और ई, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीको ओरल रूट। क्या है, फीको ओरल रूट। फिर यहाँ पर आती है हेपेटाइटिस सी, तो इसको कहा जाता है ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, क्योंकि ये इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसमिशन के कारण भी फैल सकती है। यदि इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस सी पर्सन का ब्लड किसी पर्सन को इंजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्टर कर दिया, तो उसको भी हो सकती है ट्रांसफ्यूज करने के कारण, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बॉर्न डिसीज, जो कि क्या है यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, और इसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू, बच्चों में जो डायरिया का मेन एम है वो क्या है, दस्त से ग्रसित बच्चों में ORS थेरेपी दी जा रही है, तो इस ORS का है जो क्या मेन रीजन है, क्यों दी जाती है। ऑप्शन में प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट एंड ऑल ऑफ दी अबव, क्या है यहाँ पर। तो डायरिया का जो मेन एम है, डायरिया में ORS दिया जाता है, तो इसका मेन एम क्या है,
डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। क्या है? डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। दूसरा है मॉर्टेलिटी को कम करना, क्योंकि यदि इनकेस बच्चे को टाइम पर यदि डायरिया की कंडीशन हुई, ये लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे में क्या होगा? डिहाइड्रेशन तो होगा ही, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो आपने यहाँ पे जान लिया। लेकिन मॉर्टेलिटी कैसे हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपने स्पेशली गांव के बच्चों में गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि उनको सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और कहा जाता है कि उनकी उल्टी दस्त के कारण डेथ हो गई। तो इसका रीज़न यही है कि बच्चे को यदि टाइम पर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो मॉर्टेलिटी रेट को भी आप कम कर सकते हैं। टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ठीक करना। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ORS देने से आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हुई है, क्योंकि लूज मोशन और वॉमिटिंग के कारण जो पानी बाहर निकला है उसकी कमी को पूरा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ORS के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में कि ORS के सभी कंपोनेंट्स हैं, किसी एक को छोड़कर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर? तो प्रथम 2 निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं? फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो बच्चों में दांतों का इरप्शन होता है तो लोअर जो सेंट्रल इंसीजर है सबसे पहले आते हैं, देन आफ्टर ऊपर के दांत, जिनको आप कहेंगे ऊपर के दांत आना, लेकिन सबसे पहले आते हैं नीचे के दांत। तो उनकी उम्र क्या है? 2 से 3 महीने, 6 से 8 माह पर, 10 से 12 साल के बीच, या फिर 1 से 2 साल के बीच में। कब है जो 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलते हैं? तो 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलने का जो टाइमिंग है वो क्या है? वो है यहाँ पर 6 से 8 महीने। क्या है? 6 से 8 महीने। बच्चों में जनरली जो दांतों का इरप्शन कब होता है? 6 to 8 मंथ में। और जो फर्स्ट दांत आते हैं प्राइमरी, और जिनको आप दूध के दांत भी कह सकते हैं, वो आते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। यहाँ पर देखिए, इसके स्टार्टिंग में बताया था कि क्विकनिंग है क्या। कहा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर जो क्विकनिंग फील होती है उसकी टाइमिंग क्या है? 12 हफ्ते, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते, 18 हफ्ते। कब है जो माँ को क्विकनिंग फील होती है, जो अपने बच्चे का पहला फीटल मूवमेंट है माँ फील करती है, कब होती है? 18 हफ्ते की एज में, या फिर 18th वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड। यदि यहाँ पर ऑप्शन में 18 की जगह 20 है तब आप 20 को मार्क कीजिए, लेकिन आपको 16 और 18 दोनों है तब आपको मार्क करना है क्या? 18, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रीमी कहा है ना ही मल्टीपैरा कहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कहा है कि कब क्विकनिंग फील होगी। क्विकनिंग फील होने का जो ड्यूरेशन होगा, यदि एग्ज़ाम देने आप बैठे हैं तब आपको 20 वीक्स में ही मार्क करना है। यदि 16, 18, 20 है तब आप 20 को मार्क कीजिए, लेकिन यदि 18 है तो आप 18 को मार्क कीजिए, 20 नहीं है तब। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल? तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है? CD4 T सेल्स की जो काउंटिंग है लेस देन 1000 सेल से कम हो जाना, CD4 काउंटिंग सेल्स 800 से भी कम होना, CD4 जो सेल्स काउंटिंग है 400 से भी कम होना, या फिर CD4 सेल काउंटिंग 200 से भी कम हो जाना। क्या होगा? तो जो यहाँ पर इंडिकेटर है एड्स का, क्या है? एड्स का जो इंडिकेटर है यहाँ पर वो क्या होगा? CD4 T सेल्स की जो काउंटिंग है 200 से भी कम हो जाना। CD4 जो कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम होना, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? एड्स। अब एड्स के लिए 2 टेस्ट आपको याद रखना है। पहला वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक में आप एलिसा कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? यदि कन्फर्मेटरी आपको एग्जाम में आता है और ऑप्शन में आपको वेस्टर्न ब्लॉट भी है और साथ में एलिसा भी है, तो आपको टिक करना है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के लिए। किसके लिए? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द एड्स एड्स। एंड यहाँ पर यदि ओनली डायग्नोस्टिक की बात करें तो एड्स का जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं कि कंफर्म हो गया है, कंफर्म करेगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ही। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज नोन एज। मनुष्य के
भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज नोन एज। सामाजिक विज्ञान के नाम से, एंथ्रोपोलॉजी, एक्लिटरेशन या फिर सोशियोलॉजी के नाम से। किसी भी इंसान की जो फिजिकल, सोशल और कल्चरल स्टडी, हिस्ट्री की यदि आप स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन मदर्स ब्रेस्ट? तो माँ के ब्रेस्ट से जब जो दूध बनता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन। मिल्क बनने की प्रोसेस के लिए कहा गया है, मिल्क बनने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन के लिए कहते तो वो होता ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग द लेबर? तो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन, यदि लेबर के टाइम पर कंप्लीट सर्विक्स डायलेट होती है तो वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होती है लेबर के टाइम पर? यदि कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है और उस टाइम पर जो डायलिटेशन होगा सर्विक्स का वो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इस सर्वाइकल डायलिटेशन के ड्यूरिंग में आपको जो कार्डिनल मूवमेंट है वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि पहले क्या होगा, एफास्टमेंट होगा, रोटेशन होगा, क्या होगा, जो एक सीक्वेंस है कार्डिनल मूवमेंट का वो आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, द मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। तो अब यहाँ पे कहा है कि 1 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए यदि आप चेक करते हैं, क्या पल्स चेक करना है, तो कौन सी आर्टरी को आप चेक करेंगे? ब्रैकियल, कैरोटिड, डोर्सल स्पेडिस या फिर पॉप्लिटियल? किसके लिए आप चेक करेंगे? तो यहाँ पर कौन सी आर्टरी आप चेक करेंगे यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, ओवर 1 ईयर ऑफ एज? इट्स अ कैरोटिड आर्टरी। नेक के यहाँ पर आप चेक करेंगे। कहाँ पर? नेक के यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में एपिकल पल्स है तो आपको क्या मार्क करना है? एपिकल। लेकिन यहाँ पर एक्सेसिबल आर्टरी की बात की गई है तो क्या होगी? कैरोटिड आर्टरी। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया। मरीज को इंसोम्निया हुआ है, अनिद्रा हुई है, तो क्या टर्म इंसोम्निया का मतलब है? इनएबिलिटी टू थिंक, इनएबिलिटी टू मूव, इनएबिलिटी टू ईट या फिर इनएबिलिटी टू स्लीप? क्या है इंसोम्निया का मतलब? क्या होगा इंसोम्निया का मतलब? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा यदि किसी मरीज को इंसोम्निया हो गया है तो उसका मतलब होगा कि मरीज को सोने में दिक्कत हो रही है। इनएबिलिटी टू स्लीप। क्या है? इनएबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट वन, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन इज। यदि मरीज क्या है? यदि मरीज क्या है? बेहोश है। क्या है? बेहोश है, तो यहाँ पर उसको आप माउथ केयर, ओरल केयर कैसे देंगे? फॉलोअर्स पोजीशन से, लेटरल पोजीशन से, सुपाइन पोजीशन से कि नी चेस्ट पोजीशन से? कौन सी पोजीशन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे मरीज की ओरल केयर करने के लिए? मरीज यदि बेहोश है तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? लेटरल पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन के थ्रू मरीज की केयर कर सकते। लेकिन यहाँ पर अनकॉन्शियस की जगह आपको कहा जाता है कि मरीज होश में है। मरीज होश में है तब आप क्या कहेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन आप यूज़ करके मरीज की ओरल केयर कर सकते हैं। लेकिन मरीज यदि बेहोश है तो एस्पिरेट होने का डर सबसे ज़्यादा रहेगा। उसी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? लेटरल पोजीशन। कौन सी? लेटरल और साइडलाइन पोजीशन है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी वीक्स डज अ टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट? दैट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी है एटलीस्ट जो यहाँ पर टिपिकल टाइमिंग है टर्म प्रेगनेंसी के लिए वो कितनी होगी? 40 वीक्स, 38 वीक्स, 42 वीक्स या फिर 44 वीक्स? कितनी होगी यहाँ पर? नॉर्मल ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि जो नॉर्मली कंसीडर की जाती है टर्म प्रेगनेंसी होगी कितनी? 37 वीक की प्रेगनेंसी को माना जाता है टर्म प्रेगनेंसी। लेकिन एक जो टिपिकल प्रेगनेंसी है जो आपको कॉमनली देखने को मिलेगी होती है जनरली 40 हफ्तों की। कितनी?
40 वीक की। लेकिन जब ये 42 हफ्ते, जब ये क्या हो जाए 42 वीक्स निकल जाए, 42 वीक्स से ज़्यादा हो जाए, तब ये कहलाती है क्या, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक की यदि डिलीवरी हो जाए तो वो कहलाती है प्री टर्म। लेकिन यदि जब यही डिलीवरी कब हो, 42 हफ्तों के बाद हो, तो वो क्या कहलाती है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। नॉर्मल बच्चे का, इंडियन बच्चे का वजन होता है 2.5 kg, से कम होता है तो ये कंसीडर किए जाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। यहाँ पर याद रखें 37 हफ्ते कंसीडर किए जाते हैं टर्म प्रेगनेंसी के लिए। आफ्टर दैट 42 वीक कंसीडर किए जाते हैं किसके लिए, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के लिए। और यहाँ पर यदि 37 हफ्तों से पहले हो जाए डिलीवरी तो कहलाती है प्री टर्म डिलीवरी। और जो नॉर्मली इंडियन बच्चों का वजन होता है वो होता है 2.5 to 3.5 kg तक। लेकिन यदि यही वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है तो ये कंसिडर किए जाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। अब ये टिपिकल प्रेगनेंसी के अलावा आपको ईडीडी कैलकुलेट करने को पूछ सकते हैं, तो नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू है जो आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलएमपी का फर्स्ट दिन मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू ईडीटी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। पूरे विश्व में प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे कॉमन समस्या होना है क्या है, डायबिटीज़, प्री एक्लेम्सिया, यूटीआई या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरे विश्व की बात की जा रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। फीटल टैकीकार्डिया क्या है, फीटल टैकीकार्डिया डिफाइन किया जाता है जब हार्ट रेट कितनी हो। ऑप्शन में है यहाँ पर 120 to 140 बीट्स पर मिनट, या फिर 140 to 160 बीट पर मिनट, या फिर 150 to 170 बीट पर मिनट, या फिर 160 to 180 बीट पर मिनट। नॉर्मली यदि हम बात करें तो कितना होता है 120 से 160 बीट तक, 120 से 160 बीट पर मिनट क्या है, नॉर्मल फीटल पल्स रेट है। लेकिन यदि यही हार्ट रेट और पल्स रेट कितनी हो जाए 180 से ज़्यादा, मतलब 160 से 180 से ज़्यादा, तो ये कंसीडर की जाती है फीटल टैकीकार्डिया में। कितना, फीटल टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हम कहें बिलो 120, क्या है, बिलो 100 to 120 तक चला जाए तो यहाँ पर आपके लिए वो क्या होगा, वो होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन है, the nurse is caring for a client who had a spontaneous abortion. The nurse priority should be assessing the client for। तो यदि यहाँ पर एज अ नर्स है जो क्या कर रही है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वाले पर्सन की केयर कर रही है, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, हेमरेज को, डिहाइड्रेशन को, हाइपरटेंशन को, कि सब इन्वोल्यूशन के लिए। तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो यदि आप किसी अबॉर्शन वाले मरीज की केयर करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ब्लीडिंग को क्या करना, चेक करना। क्या है, ब्लीडिंग को चेक करना कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, मरीज को है जो किस तरीके से। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, डिहाइड्रेशन है, आप बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, होगी हेमरेज और ब्लीडिंग के लिए असेस करना। नेक्स्ट वन, वुमन हु हैज़ अ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो हाउ मेनी ग्राम पर DL एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। तो यदि किसी लेडी का हीमोग्लोबिन लेवल कितने ग्राम पर DL से कम हो जाए प्रेगनेंसी में तो उसको सीवियर एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। 9 to 11 ग्राम पर DL, 7 to 9 ग्राम पर DL, लेस देन 7 ग्राम पर DL, या फिर 12 to 14 ग्राम पर DL कितने से कम हो जाए हीमोग्लोबिन लेवल तब उसको सीवियर एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। तो ये होगा कितना, 7 ग्राम पर DL से भी कम। अकॉर्डिंग टू WHO के क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO के यदि हम बात करें तो प्रेगनेंसी में जो एनीमिया कंसीडर किया जाता है कितना,
जो आपने गाइडलाइंस पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पर एनीमिया कंसीडर किया जाता है कितने से, 9 से भी जब कम हो प्रेगनेंसी में, माइल्ड में कंसीडर किया, लेकिन 11 से कम होता मतलब एनीमिया है। फिर आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, लेकिन यहाँ पे कहा है फ्रॉम सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में जब भी हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर DL से कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, सीवियर एनीमिया। ये देखिए 9 to 11 में क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO के क्या है, माइल्ड, क्या होगा, माइल्ड। फिर है 7 to 9, क्या है, 7 to 9, इसको आप कह सकते हैं मॉडरेट। फिर लेस देन तो ये क्या है, सीवियर। 12 to 14 है मतलब क्या है, नॉर्मल है। यदि बिलो 4 जाता है तब ये कंसीडर किया जाएगा वेरी सीवियर में। सीवियर और वेरी सीवियर में हॉस्पिटलाइज्ड करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग शुड बी टेस्ट एट एवरी ANC विजिट। तो यदि आप एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट को लेके तो एटलीस्ट कितनी ANC विजिट की ज़रूरत होती, सॉरी यहाँ पर कौन से टेस्ट कराए जाते हैं ANC विजिट के लिए आप जब जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO के 4 टेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन एवरी ANC विजिट में क्या टेस्ट किए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर HCG, हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HPL। क्या चीज़ है जो चेक की जाएगी, तो ANC विजिट में जब भी आप जाते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और प्रोटीन चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए किया जाएगा, एनीमिया या फिर ब्लड की कमी तो नहीं है। यूरिन शुगर की जाएगी कि मदर डायबिटिक तो नहीं है। प्रोटीन चेक किया जाएगा कि हाई प्रोटीन कंडीशन तो नहीं बन रही है। अदरवाइज मरीज के लिए यदि ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, किसके लिए, मरीज को अपकमिंग टाइम में यदि हाई BP की प्रॉब्लम होती है, क्लेम्सिया होता है और अदर इशू होते हैं तो हर एक ANC विजिट में ये चीज़ें चेक की जाएँ। HCG हर एक विजिट में आपका चेक नहीं किया जाएगा। यदि यूरिन शुगर चेक कर लिया दैट मीन्स ये कॉमन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। एक्लेम्सिया इज़ तो एक्लेम्सिया क्या है, प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन्स, हाइपरटेंशन प्लस कन्वल्जन, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, फिर प्री एक्लेम्सिया प्लस हाइपरटेंशन। एक्लेम्सिया आपको कई बार पढ़ा है कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के पहले की कंडीशन है जिसमें कन्वल्जन्स नहीं आते हैं लेकिन एक्लेम्सिया में आते हैं। तो अब आपको आंसर देना है कि एक्लेम्सिया है क्या। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो इसी तरीके से अब आपकी डेली MPCHO और DHS के लिए क्लासेस चलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।